हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं प्रश्न 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? सही उत्तर है देशों के बीच व्यापार। और जब हम देश के अंदर उत्पादन की बात करते हैं तो प्रश्न 2 सामने आता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, जिसे एनएमपी भी कहते हैं, उसका उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना है। सही उत्तर है 25%। 25% एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बाजार में पैसे का घूमना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रश्न 3 पूछता है कि निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? सही उत्तर है वित्तीय सहायता। सही कहा। और भारी मशीनों के निर्माण के बिना तो ये संभव ही नहीं है। इसी पर प्रश्न 4 है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1964। अरे, और मशीनों के लिए तो इस्पात चाहिए ना। प्रश्न 5 इसी बारे में है। कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग के कारण भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है जमशेदपुर। बिल्कुल। और जब यही उत्पाद दुनिया भर में निर्यात होने लगे तो हमें बंदरगाहों की जरूरत पड़ी। प्रश्न 6 है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड कौन सा है? सही उत्तर है कांडला बंदरगाह। हाँ, लेकिन देखिए व्यापार में हमेशा मुनाफा नहीं होता। बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की एक बड़ी चुनौती होती है। मान लीजिए एनपीए वो दोस्त है जो पैसे उधार लेता है और फिर गायब हो जाता है। तो इसी पर प्रश्न 7 है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और इसी पैसे और निवेश को पारदर्शी बनाने के लिए हमारा प्रश्न 8 आता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? सही उत्तर है फेरवानी समिति। अच्छा, और जब पैसा सिर्फ देश में नहीं, सीमाओं के पार जाता है तो कानून चाहिए होता है। इसीलिए प्रश्न 9 है, कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण के लिए विनिमय प्रदान करता है? सही उत्तर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा। क्या बात है। और इन सब के बीच इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया था। प्रश्न 10 पूछता है, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है? सही उत्तर है नई आर्थिक नीति 1991। 1991 की उस नीति ने तो पूरा परिदृश्य ही बदल दिया था। खैर, अर्थव्यवस्था से अब हम सीधे उस जमीन पर आते हैं जहां से हमारी असली संपदा आती है, यानी हमारी कृषि और भूगोल। हाँ, और कृषि को वैज्ञानिक आधार देने की सख्त जरूरत थी। प्रश्न 11 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कटक। और भूगोल कैसे खेती का तरीका तय करता है, ये प्रश्न 12 से पता चलता है। पूर्वोत्तर भारत में कृषि भूमि के लिए वन को काट कर जलाने की रीति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है झूम। झूम खेती। लेकिन जब पूरे देश को अनाज की कमी का सामना करना पड़ा तो हरित क्रांति आई। प्रश्न 13 है, एमएस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है भारत में हरित क्रांति। और मौसम का भी तो खेती पर सीधा असर होता है ना। हाँ, प्रश्न 14 पूछता है, जायद फसल किस मौसम के दौरान होती है? सही उत्तर है ग्रीष्म। बिल्कुल गर्मियों में, जिसमें तरबूज और ककड़ी जैसी फसलें होती हैं। लेकिन आज दुनिया वापस प्राकृतिक तरीकों की ओर लौट रही है। प्रश्न 15 है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है भारत। ये तो बहुत गर्व की बात है। और इन जैविक उत्पादों की शुद्धता के लिए प्रश्न 16 है, भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता की गारंटी देता है? सही उत्तर है एगमार्क। और इन सब विज्ञान को कहते क्या हैं? प्रश्न 17 है, कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है एग्रोनॉमी। लेकिन खेती सिर्फ विज्ञान नहीं, हमारा समाज भी है। प्रश्न 18 देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। और उत्पादन बढ़ाने के लिए सिर्फ हरित क्रांति ही नहीं, और भी क्रांतियां हुई। प्रश्न 19 है,
पीली क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है तिलहन। हाँ, और इन सारे अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए ही प्रश्न 20 आता है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1965। अब जरा जमीन और भूगोल के विस्तार को देखते हैं। प्रश्न 21 है, शिवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है तमिलनाडु। और हमारे देश की अक्षांशीय स्थिति पर प्रश्न 22 है। भारत की मुख्य भूमि किन अक्षांशों के बीच फैली हुई है? सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और इसी नक्शे को बीच से काटती है कर्क रेखा। प्रश्न 23 पूछता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। दुनिया के सामने हमारा आकार देखें तो प्रश्न 24 है कि भारत का कुछ क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है 2.4%। और इस छोटे से 2.4% में कितनी विविधता है? प्रश्न 25 है, मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है? सही उत्तर है कोंकण तट। बिल्कुल, और पड़ोसियों की संस्कृति भी तो भूगोल से प्रभावित होती है। प्रश्न 26 है, श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सही उत्तर है तमिल और सिंहली। जंगलों की बात करें तो प्रश्न 27 आता है, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के बीच कुछ अद्भुत निर्माण भी हुए हैं। प्रश्न 28 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ओडिशा। प्राकृतिक घाटियों का सौंदर्य भी कम नहीं है। प्रश्न 29 पूछता है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी किस शहर के निकट स्थित है? सही उत्तर है विशाखापट्टनम। हाँ, अरकू घाटी बहुत ही खूबसूरत है। अब जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। समंदर के बीच एक विशाल पानी का हाईवे है, लहरें उठ रही हैं। अरे, आप 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, यही हमारा प्रश्न 30 है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल। ये प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग है। खैर, जमीन और सीमाओं को अच्छे से जानने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि शासन कैसे होता है। हमारा संविधान तो एक बेस्ट ऑफ प्लेलिस्ट की तरह लगता है। प्रश्न 31 है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? सही उत्तर है 15। और इस प्लेलिस्ट के ट्रैक्स कहाँ से आए, ये प्रश्न 32 बताता है। भारतीय संविधान में द्वे सदन प्रणाली किस देश से ली गई है? सही उत्तर है ब्रिटेन। हाँ, और प्रश्न 33 है कि संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है कनाडा। राज्य कैसे काम करेंगे, इसके लिए प्रश्न 34 है, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत किस राष्ट्र से प्रेरित हैं? सही उत्तर है आयरलैंड। लेकिन शासन की जड़ें तो बहुत पहले पड़ गई थीं। प्रश्न 35 है, किस अधिनियम ने सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। और आखिरकार वो दिन आया जिसका जिक्र प्रश्न 36 में है। भारत का संविधान किस तिथि को ग्रहण किया गया था? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। और इसे बहुत व्यवस्थित ढंग से बांटा गया है। प्रश्न 37 पूछता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? सही उत्तर है भाग 5। और प्रश्न 38 है कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? सही उत्तर है केंद्र शासित प्रदेशों। हाँ, और केंद्र राज्य के रिश्तों पर प्रश्न 39 है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? सही उत्तर है भाग 11, अनुच्छेद 245 से 255। देखिए, प्रशासन की किताबें तो प्राचीन काल में भी लिखी गई थीं। प्रश्न 40 है, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर है चाणक्य। और आज की अर्थव्यवस्था पर वापस आएं तो कुछ सीमाएं स्पष्ट हैं। प्रश्न 41 है, कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है? सही उत्तर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बिल्कुल। और प्रश्न 42 पूछता है, वायु और राष्ट्रीय रक्षा किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? सही उत्तर है सार्वजनिक वस्तुओं के, जिन पर सबका समान अधिकार है। लेकिन पैसे से पहले व्यापार कैसे होता था? प्रश्न 43 है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? सही उत्तर है वस्तु के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री। और आज के उद्योग देखें। प्रश्न 44 है, कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र में आता है? सही उत्तर है चीनी कारखाना, क्योंकि ये कच्चे माल को प्रोसेस करता है। चलिए इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं।
प्रश्न 45 है, भीमबेटका पुरा पाषाण स्थल किस राज्य में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और हड़प्पा सभ्यता पर प्रश्न 46 है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? सही उत्तर है राठीगढ़ी। वेदों की बात करें तो प्रश्न 47 पूछता है, दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? सही उत्तर है ऋग्वेद। और प्रश्न 48 है, किस वेद में जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? सही उत्तर है अथर्ववेद। वैदिक काल में नदियों के नाम भी अलग थे। प्रश्न 49 है, वैदिक काल में पुरुषनी किस नदी को कहा जाता था? सही उत्तर है रावी। अब यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात आती है। प्रश्न 50 है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? सही उत्तर है 3। अरे 3 भागों में? आमतौर पर तो नगर 2 ही हिस्सों में होते थे ना? हाँ, यही तो। एक मध्य नगर का होना ये दर्शाता है कि प्राचीन भारत की नगर नियोजन व्यवस्था कितनी उन्नत थी। ये तो कमाल है। खैर, दर्शन और संस्कृति पर प्रश्न 51 है, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात हैं? सही उत्तर है योग सूत्र। और अनुष्ठानों की बात करें तो प्रश्न 52 है, द ग्रेट बाथ किस सभ्यता में खोजा गया था? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। बंदरगाहों के इतिहास पर प्रश्न 53 है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? सही उत्तर है सिंधु घाटी युग। और हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पर प्रश्न 54 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है मुंडका उपनिषद। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब हम विज्ञान के नियमों की दुनिया में आते हैं। प्रश्न 55 है, सही कथन की पहचान कीजिए। सही उत्तर है न्यूटन बल का मात्रक है। और दूरियां नापने पर प्रश्न 56 है, पार्सेक किसकी मापन इकाई है? सही उत्तर है लंबाई। मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। पार्सेक सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये समय नापता हो, क्योंकि इसमें सेक लगा है, लेकिन ये लंबाई नापता है। हाँ, नाम थोड़ा भ्रामक है। पार्सेक का मतलब पैरालैक्स सेकंड होता है। ये ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को नापने की इकाई है, समय की नहीं। ओहो, अब समझा। खैर, प्रश्न 57 है, हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? सही उत्तर है एनीमोमीटर। और उपकरणों को लेकर गलत फहमियों पर प्रश्न 58 है, कौन सा युग्म सही नहीं है? सही उत्तर है लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व, क्योंकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। बिल्कुल। अब पदार्थ की अवस्थाओं पर आते हैं। प्रश्न 59 है, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? सही उत्तर है ऊर्ध्वोत्पादन। और प्रश्न 60 है, पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? सही उत्तर है ठोस। लेकिन ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी कुछ है। प्रश्न 61 है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है प्लाज्मा। और बदलावों पर प्रश्न 62 है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वाष्पीकरण। और रासायनिक बदलाव भी तो होते हैं हमारे आसपास। प्रश्न 63 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। हाँ, और प्रश्न 64 भी इसी पर है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। इसे पलटा नहीं जा सकता। जीव विज्ञान भी इन्हीं नियमों से चलता है। प्रश्न 65 है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? सही उत्तर है फिलोपियन ट्यूब। छोटे जीवों में प्रजनन के तरीके पर प्रश्न 66 है, अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? सही उत्तर है विखंडन। और प्रश्न 67 है, हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि कौन सी है? सही उत्तर है मुकुलन। हार्मोन्स पर प्रश्न 68 पूछता है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर है एस्ट्रोजन। और पौधों की दुनिया से प्रश्न 69 है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? सही उत्तर है पपीता। विज्ञान के इन सार्वभौमिक नियमों को समझने के बाद अब समय है वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने का, यानी अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं काफी विशाल हैं। प्रश्न 70 है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? सही उत्तर है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और इसी विशालता के कारण प्रश्न 71 अहम है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं? सही उत्तर है 80। राज्य के अंदर की बात करें तो प्रश्न 72 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? सही उत्तर है 100। और भूगोल में प्रश्न 73 पूछता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सही उत्तर है बलिया। इतिहास के पन्नों से प्रश्न 74 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। और हमारी पहचान पर प्रश्न 75 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है?
सही उत्तर है पलाश। इसके लाल फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ, और सीमाओं की एक अनोखी स्थिति प्रश्न 76 में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? सही उत्तर है ललितपुर। सांस्कृतिक रूप से प्रश्न 77 बहुत खास है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है? सही उत्तर है बाराबंकी। और अगर पूरे राज्य को नापा जाए तो प्रश्न 78 है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? सही उत्तर है 240 किलोमीटर। देखिए, यहाँ एक बहुत अहम कड़ी जुड़ती है। उत्तर प्रदेश की ये 80 लोकसभा सीटें और इसकी प्रगति सीधे तौर पर भारत के वैश्विक सूचकांकों को प्रभावित करती है। एकदम सही जोड़ा आपने। तो चलिए दुनिया की नज़र में देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। प्रश्न 79 है, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा? सही उत्तर है सिंगापुर। और भारत की स्थिति पर प्रश्न 80 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2070 में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर है 42। पर्यावरण के मोर्चे पर प्रश्न 81 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2006 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर है 23वां। नई सोच और तकनीक पर प्रश्न 82 पूछता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। पत्रकारिता की आजादी पर प्रश्न 83 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और सैन्य ताकत की बात करें तो प्रश्न 84 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला? सही उत्तर है चौथा। सामाजिक समानता नापने के लिए प्रश्न 85 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। दुनिया में सुकून कहाँ है? ये प्रश्न 86 बताता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे शांत देश किसे घोषित किया गया? सही उत्तर है आइसलैंड। लेकिन कुछ क्षेत्रों ने हमें सुधार भी करने हैं। प्रश्न 87 है, सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर है 96वीं। और सबसे चिंताजनक बात प्रश्न 88 में है, वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है गंभीर। हमारी आज की ग्लोबल रैंकिंग्स के बाद इस ज्ञान सत्र के चरमोत्कर्ष में हम उन चीजों की बात करेंगे जो सदियों से भारत की आत्मा रही हैं, हमारी प्राचीन किताबें और वास्तुकला। प्रश्न 89 है, दशकुमार चरित के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है दंडी। और महाकाव्यों पर प्रश्न 90 है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? सही उत्तर है भारवी। विदेशी यात्रियों के नजरिए से भारत को देखें तो प्रश्न 91 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है मेगास्थनीज। प्राचीन नाटकों की भव्यता देखिए, प्रश्न 93 है, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? सही उत्तर है शूद्रक। और प्रेम को दर्शाती प्रसिद्ध पुस्तक पर प्रश्न 93 है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? सही उत्तर है जयदेव। संस्कृत साहित्य के गद्य पर प्रश्न 94 है, कादम्बरी के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बाणभट्ट। हाँ, और बाणभट्ट पर ही प्रश्न 95 भी है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? सही उत्तर है बाणभट्ट। कूटनीति के पन्नों से प्रश्न 96 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर है विशाखदत्त। और विश्व साहित्य की धरोहर पर प्रश्न 77 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है कालिदास। इतिहास को इतने क्रमबद्ध तरीके से पिरोने वाली पुस्तक पर प्रश्न 98 है, राजतरंगिणी पुस्तक जिसमें कश्मीर का इतिहास है, किसने लिखी है? सही उत्तर है कल्हण। इन महान किताबों के साथ अब आसमान छूते शानदार मंदिरों की ओर चलते हैं। प्रश्न 99 है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वाराणसी। समंदर की लहरों से बातें करता हुआ प्रश्न 100 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सही उत्तर है गुजरात। और कलिंग वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रश्न 101 में है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? सही उत्तर है ययाति केसरी। पूर्व की रहस्यमयी पहाड़ियों में स्थित मंदिर पर प्रश्न 102 है, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम। आस्था का विशाल केंद्र प्रश्न 103 में है, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के किस शहर में है? सही उत्तर है पुरी। दक्षिण भारत की वास्तुकला पर प्रश्न 104 है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है?
सही उत्तर है तमिलनाडु। आपको पता है, ये बिना किसी सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को फंसाकर बना है। क्या बात कर रहे हैं। और पत्थरों पर जीवन उकेरने वाले मंदिरों पर प्रश्न 105 है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सही उत्तर है चंदेल। आधुनिक काल में भी ये कला जीवित है। प्रश्न 106 है, अद्भुत नक्काशी वाला अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। और अंत में हमारे 7वें प्रश्न पर आते हैं। शांति और सेवा का सुनहरा प्रतीक स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है अमृतसर। यात्रा रही है प्राचीन काल के वस्तु विनिमय सिस्टम से शुरू होकर आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा का हर एक पड़ाव हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए ना। जरा सोचिए, जिन लोगों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के, बिना किसी 3D सॉफ्टवेयर के खजुराहो या बृहदेश्वर जैसे अद्भुत मंदिर बनाए, अगर आज की लेटेस्ट तकनीक और AI उनके पास होती तो भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक किस स्तर पर होता? सच में ये तो अकल्पनीय स्तर पर होता। हमारी जड़ें ही इतनी गहरे विज्ञान और कला से जुड़ी हैं। बिल्कुल सही। तो इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस ज्ञान सत्र को यहीं विराम देते हैं। आगे भी इसी तरह जुड़कर नई कड़ियों को जोड़ते रहेंगे। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।